आपको कैसे लगता है कि किसी की हेल्थ को हम रेकी के अकॉर्डिंग ठीक कर सकते हैं, मतलब वो पूरी तरह से फिट हो सकता है? क्या ये माइंड गेम है पूरा? जब मैं रेखी के संपर्क में आया और मैं एनर्जी फील्ड में घुसा, सूक्ष्म तरंगों के विज्ञान में मैं आया, तो मुझे पहली बार ये पता चला कि उसके अंदर रेखी हाथों से स्पर्श करके प्राण ऊर्जा प्रवाहित करने की ताकत है। बॉडी रेसिस्ट करेगी कि मैं आपको बीमार नहीं पड़ने दूंगी जी, और आप कोशिश करते हो कि मैं तुझे बीमार करके छोड़ूंगा। और अगर कोई हार्ट अटैक आ गया और रेखी कर दी तो व्यक्ति मर नहीं सकता। तो बीमारियां जो है वो हमें मेहनत कर करके कमानी पड़ती है, क्योंकि हेल्थ तो मिला मिलाया है, वो तो गिफ्टेड है। आप यूँ समझ लें कि मैं जिस आहार पे कई सालों से रह रहा हूँ ना, मेरे पास शरीर है, मुझे उसका आभास नहीं होता। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ आमिर। आज का पॉडकास्ट फिर आप सभी के सामने हम लेकर आए हैं। नया ये पॉडकास्ट है, एकदम अलग आज डिस्कशन इस पॉडकास्ट में रहने वाला है। आज के पॉडकास्ट में बात हम रेकी को लेकर भी करने वाले हैं और साथ ही बात हम करने वाले हैं आपकी हेल्थ को लेकर भी, कि कैसे हमारी हेल्थ ठीक रह सकती है। जो हम कर रहे हैं डेली रूटीन में, क्या वो सही है? क्या रेकी हमारी लाइफ को बदल सकती है? क्या मेडिटेशन से हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं? आज इस पूरे पॉडकास्ट में इन सभी चीज़ों पर बात होने वाली है, क्योंकि आज जो हमारे साथ मौजूद हैं रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, प्राकृतिक चिकित्सक हैं, डॉक्टर NK शर्मा जी, फाउंडर हैं रेकी हीलिंग फाउंडेशन के। हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। सबका नमस्कार, मेरा सबका नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बेस्ट, परफेक्ट, ऑलवेज। आपकी तो आवाज़ सुन के ही लगता है कि आप एकदम फिट हैं सर। हाँ जी, हाँ जी। सर जैसे अभी हमने कहा कि आज हेल्थ को लेकर भी बात होनी है, रेकी को लेकर भी बात होनी है, तो सबसे पहले मैं चाहूँगा हमारे व्यूवर्स को आप अपने बारे में बताएं। NK शर्मा जी कौन हैं? 75 ईयर की आपकी एज है और फिर भी आप 50 साल के लगते हैं। मैंने बूढ़ा होना बंद कर दिया। नाइस सर। इसका कारण बता रहा हूँ मैं। देखिए क्या होता है कि बॉडी को है ना डैमेज करना पड़ता है जी। हमारा सेल परमात्मा ने ऐसा बनाया कि ये 150 साल तक भी बहुत परफेक्टली चलता है। मिनिमम बता रहा हूँ मैं, और चाहे ज़्यादा भी हो सकता है। और मैं 150 साल क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि 5 ब्लू जोन्स हैं पूरे वर्ल्ड में, जहाँ पे हुंजा वैलीज और ओकिनावा जापान में, ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ लोग 120 साल 130 साल के कॉमन हैं जी। तो जब वो लोग आराम से इतनी उम्र को प्राप्त करके मस्ती से जी सकते हैं तो हम क्यों नहीं? तो ये जो उम्र का जो तकाजा है ना, ये हमारे माइंडसेट के ऊपर भी निर्भर रहता है। इसमें सबसे पहले मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरे मन में कहीं पर भी वो एक बड़ा होने का, जो एक सीनियर सिटीजन बन जाने का, बूढ़ा हो जाने का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो मेरे अंदर नहीं है। मतलब जैसे कई लोग 40-50-60 के होते ही वो सोचने लग जाते हैं कि अब तो मेरे बाल सफ़ेद हो गए, मेरे तो ये मुझे चश्मा लगा तो बूढ़ा होने लग गया, मेरी उम्र आ रही है अब। ये सब आपकी सोच है बेसिकली। तो वो सोच मेरे अंदर नहीं है। मैं भले ही मेरी उम्र 75 में जा रही है, पर मेरे अंदर की जो वर्किंग स्टाइल है, यानी कि मैं उठता बैठता चलता फिरता काम करता हूँ ना, वो मैं बिल्कुल एक 20 साल की छोकरी की तरह काम करता हूँ। यानी कि अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ मेरी खुद की, तो मैं ऐसे चलाऊंगा जैसे मैं यंग 20 साल में चलाता था। आज भी जी। मैं सीढ़ियाँ चढ़ूंगा तो 2-2 छलांग मार के आज भी चढ़ता हूँ मैं। अच्छा। तो मतलब मेरे अंदर वो जो बोलते हैं ना बच्चा बालपना या एक बचपन जो होना चाहिए, जो एक युवा की जो एक एंथुजियाज्म जो लाइफ के प्रति होनी चाहिए, वो है। और मैं बूढ़ों की तरह जीता नहीं, सबसे बड़ी बात है। आधा तो क्या होता है, कई बार आपको है ना अपने उम्र का अहंकार भी आ जाता है कि मैं अभी सीनियर हूँ, मैं इतना जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ। तो आप जैसे जिस दिन ये समझ लेते हो ना, एक अहंकार आ जाता है कि मैं जानता हूँ, बहुत कुछ जानता हूँ। एक तो आधा तो आप बूढ़े वैसे हो जाते हो। क्यों? फिर आप नया तो सीखोगे नहीं। तो जवान बने रहने का एक और जो तरीका मैंने जीवन में समझा कि हर पल एक बच्चों की तरह उत्साह बना के रखो, और नया क्या सीखूं, और नया क्या रचना करूं। तो जितना आप लर्नर और क्रिएटिव बने रहते हो ना, तो आप समझो आप जीवित भी हो, आप जीवंत भी हो, और आप यंग भी हो आप। तो इसके कारण भी मेरा एक तो उम्र का मुझ पर असर नहीं है, और दूसरा जो है मेरा खान पान का कारण भी है। क्योंकि मैं बहुत सालों पहले जब मैं हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता, तब मैं समझ गया था
कि ज़्यादा ग्रेन जो है ना, अनाज, ये खाना आदमी के लिए, मतलब चाहे नॉनवेज हो या ग्रेन हो, कोई भी हो, ये सब ज़्यादा खाना आदमी के लिए ठीक नहीं है। अच्छा। आदमी की ओरिजिनल डाइट फ्रूट्स एंड नट्स, मैं बाद में बताऊंगा इसके बारे में। तो मैं कई सालों से, करीब 45 ईयर्स से मैं मैक्सिमम नेचुरल रॉ फूड पे रहता हूँ, जो कि फ्रूट्स नट्स हैं, और बहुत मिनिमम कुक फूड खाता हूँ, यानी कि जो पका हुआ आहार है, और ग्रेन्स जो है, क्योंकि अधिकतर हमारे जल्दी बुढ़ापे का कारण है हर वक्त अन्न दाल ही खाते रहना, मतलब। तो वो मैं एक ही बार थोड़ा अन्न खाता हूँ, शरीर को थोड़ा बोलते हैं ना, भाड़ा चुकाने के लिए, यूँ समझ लें। तो इसके कारण भी मेरे बॉडी पे कभी भी कोई फालतू ना तो चर्बी है और ना मेरे बॉडी में भारीपन है। आप यूँ समझ लें कि मैं जिस आहार पे कई सालों से रह रहा हूँ ना, मेरे पास शरीर है, मुझे उसका आभास नहीं होता कि आई हैव ए बॉडी। क्यों? सर दर्द होना चाहिए, बॉडी में दर्द होना चाहिए, गैस बननी चाहिए, एसिडिटी बननी चाहिए, थोड़ा भारीपन होना चाहिए। तो ऐसे चलता है मेरा शरीर जैसे हवा में उड़ रहा हो। जी। बल्कि हमारे भारत में कहते हैं स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का मतलब क्या? स्व में स्थिर हो गया। तो यानी कि मैं अंदर स्थिर हो गया और अब मेरी बॉडी यूनिवर्स के साथ एक हो चुकी है। तो ये फ़ायदा मिलता है जब हम एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे होते हैं और बस मज़े से, और हर एक पल को उत्सव की तरह जी होते हैं। तनाव, दुख, डिप्रेशन, ये सब क्या, क्यों, ये सब मेरे जीवन में नहीं है। मतलब मेरे लिए जीवन सिर्फ उत्सव उत्सव उत्सव, परम आनंद है, बस सिर्फ। इसीलिए मैं शायद उसके कारण मेरे ऊपर उसका प्रभाव नहीं आ रहा है, आप यूँ समझ लें। सर, अभी आपने एक चीज़ बोली कि आपने अपने शरीर को बहुत अच्छे से रखा हुआ है, और जब हमने बोला कि आपने अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, आपकी एज इतनी पता भी नहीं चलती, आपने कहा कि शरीर को ख़राब करना पड़ता है। ये तो बड़ी अलग बात हो गई। हाँ, देखिए, हर व्यक्ति को एक बात समझनी बड़ी ज़रूरी है कि परमात्मा ने जो ये शरीर बनाया ना जी, एक एक कोशानु परफेक्ट फंक्शन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक। यानी कि मरते दम तक आंखें बढ़िया देखना चाहती है, कान सुनना चाहता है, किडनी फिल्टर करना चाहती है। अगर आप इसमें बाधा ना पैदा करो, मतलब गलत खान पान से या किसी से, तो ये जिंदगी भर आपके लिए परफेक्टली काम करेगी और आप इस संसार से फल की तरफ पक्के जाओगे, आप सड़ोगे, टूटोगे नहीं। तो बीमारियां जो है वो हमें मेहनत कर करके कमानी पड़ती है, क्योंकि हेल्थ तो मिला मिलाया है, वो तो गिफ्टेड है। हेल्थ इज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ योर राइट फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। ओके। तो मैं बॉडी के किसी काम में मैं डिस्टर्बेंस पैदा नहीं कर रहा हूँ, मैं बॉडी के साथ साथ चल रहा हूँ उसकी लैंग्वेज को फॉलो करते हुए। तो बीमारियां जो है ना, आज कोई कहता है डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट ब्लॉकेज है, कि जॉइंट्स पेन है, ये सब बड़ी मेहनत करके कमानी पड़ती है। ये कई सालों की मेहनत का परिणाम है। आप कोई 5, 10, 15 दिन, महीना भर कोई नमक खा लो, कि चीनी खा लो, के आप घी तेल खा लो, के आप कोई फालतू चीज़ जंक फूड भी खा लो, तो भी आपकी बॉडी नहीं बोलेगी। कई साल चाहिए, मतलब कई सालों तक आपको वो कॉस्ट प्रोवाइड करते रहना पड़ेगा। और इसमें मज़ेदार बात क्या मालूम है? बॉडी रेसिस्ट करेगी कि मैं आपको बीमार नहीं पड़ने दूंगी जी, और आप कोशिश करते हो कि मैं तुझे बीमार करके छोड़ूंगा। ये असर होता है। तो इसीलिए मैंने अपने जीवन से बीमारी के कारण निकाल दिए, तो शरीर ने बोलना बंद कर दिया, यूँ समझ लें। अब देखिए ना, अगर आप कहते हो भाई साहब मुझे छींक कैसे आएगी, मैं कहूँगा फैला दो मिर्ची, अभी छींकना शुरू कर दूंगा 2 मिनट में। तो मैं अपने बारे में यूँ कहता हूँ कि दुनिया की कोई ताकत मेरी मर्जी के बिना मुझे बीमार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि शरीर कहता है मेरे को तो कोई शौक नहीं आपको बीमार करने का, भैया आपको शौक है तो सामान सप्लाई करो। मैं यूँ कहता हूँ कि खुजली भी मुझे पूछे बिना नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि शरीर कहता है भैया आपको अगर खुजली कराने का शौक है तो सामान सप्लाई करो, मैं अभी खुजली कर दूंगी। मैं कहता हूँ मैं सप्लाई नहीं करूँगा, जिस बॉडी कहते मैं क्यों खुजली करूँ, मैं कोई पागल हूँ जो खुजली करूँ आपको बैठा बैठा है। तो ये हर आदमी को समझना जरूरी है कि बॉडी डिज़ाइंड नहीं है गंजे होने के लिए, न दांत गायब होने के लिए, न हियरिंग लॉस होने के लिए, न बुढ़ापे के सारे रोग होने के लिए, न ब्लड प्रेशर हाई करने के लिए, न कैंसर पैदा करने के लिए डिज़ाइंड ही नहीं है। आपको ये सब चीज़ें ज़बरदस्ती मेहनत करके कमाना पड़ेगा। तो आज देखिए, मैं अपने बारे में यूँ कहता हूँ कि मेरा शरीर का मुझसे ऐसा नाता है कि जुकाम भी मुझको पूछ करके आता है। मैं रियल में बता रहा हूँ। तो डिजीज़ एक इम्पॉसिबल वर्ड है, और उसके लिए मैं कोई डर के नहीं जी रहा हूँ कि कल मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, मोतिया हो जाएगा, मेरे को मुझे प्रोस्टेट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा?
उसके कारण तो सप्लाई करने पड़ेगा ना। अगर फिल्म कैटरेक्ट की बननी है तो वो तो सारा सामान मेरी बॉडी से सप्लाई करूँगा ना। जब मैंने दिया ही नहीं तो कैसे हो जाएगा? तो मतलब ये है कि प्रोस्टेट को अगर एनलार्ज होना है तो मुझे ओवर यूज़ तो करना पड़ेगा ना, तभी तो एनलार्जमेंट होता है। तो मैं ओवर यूज़ करूँगा नहीं तो कैसे हो जाएगा? तो मतलब ये है कि हर बीमारी के पीछे आपको कॉज देना पड़ेगा, और मैं देता नहीं। इतनी सिंपल सी बात है। और ऐसा नहीं कि मैंने खुद को हेल्दी रखा है, मेरा पूरा संपूर्ण परिवार, यानी कि मेरी वाइफ, मेरे 2 बच्चे, मेरे बच्चे के बच्चे, ग्रैंडसन्स हैं, बचपन से लेकर आज तक किसी ने एक दिन भी रात को कोई रोया नहीं बच्चा। कभी उन्होंने डॉक्टर नहीं देखा, किसी ने दवा नहीं देखी, किसी को वैक्सीनेशन नहीं लगा, किसी भी बच्चे को, मेरे परिवार में किसी को वैक्सीनेशन नहीं है। तो और हमारे परिवार में बीमारी शब्द ही नहीं है। क्यों? तो अब ये कोई तकदीर क्या भगवान ने लिख दी कि हमारी? हमने जाग कर ये निर्णय लिया जीवन में। तो कहने का मतलब है हर परिवार संसार में ऐसा दवा, डॉक्टरों से, मतलब वैक्सीनेशन से बच के रह सकता है अगर वो थोड़ा सा प्रकृति के नियम समझकर अपने शरीर के साथ सही व्यवहार कर ले। तो यूँ समझ लें। तो सर इसके भी कोई लॉ है क्या? अगर हमें पूरी तरह से अपनी बॉडी को फिट रखना है, ठीक रहना है, तो क्या लॉ हो सकते हैं इसके? देखिए, जनरली क्या मालूम है कि हमने बीमारियों को है ना एक्सेप्ट कर लिया है सदियों से। हकीकत है। और सालों, क्योंकि सदियों से बीमारियां हैं, हमारे आयुर्वेद में बीमारियों का नाम लिखे हुए, सब लिखे हैं। हम सोचते आज नहीं तो कल तो बीमार तो पड़ेंगे ना भाई। तो मतलब ये कॉन्सेप्ट ही बना हुआ है हर आदमी के दिमाग में। और बच्चे भी बीमार पड़ते हैं ना, तो बोलते हैं हाँ बच्चे तो है बीमार, पता नहीं जी मौसम ख़राब हो गया जी। हमारी प्रॉब्लम क्या हो गया, हमने सारा दोष बाहर डाल दिया। ये बैक्टीरिया नालायक है जी, ये मौसम ख़राब है जी, ये भगवान कुछ गड़बड़ कर दीजिए, आज हमारी तकदीर फूटी है जी, यानी कि ग्रह खराब है जी हमारे। तो आपका सारा दोष हमने बाहर डाल दिया। तो समझना क्या है कि बीमारी के कारण हमने अनजाने में सप्लाई कर दिए। वो कारण क्या है? सबसे पहला कारण ये है कि समय के साथ साथ आदमी पहले भूख लगती थी, फिर खाना खोजने निकलता था, और भूख लगी रहती थी, मतलब 5 घंटे जब तक खाना मिले नहीं, लगी रहती थी। और आज स्थिति यह है कि सबसे बड़ी बीमारी की जो पहली जड़ मैं मानता हूँ ना, वो है हंगरलेस ईटिंग, भूख के बगैर खाना खाना। देखिए, भूख शरीर की एक फिजियोलॉजिकल लैंग्वेज है जो कहता है लाओ मैं खाना पचाने को तैयार हूँ। और नहीं भूख का मतलब डालना मत जी मैं तैयार नहीं हूँ, मैं कहीं एंगेज हूँ। तो हम लोग क्या कहते हैं, नहीं जी सुबह मेरा नाश्ते का टाइम है, मुझे ऑफिस जाना है, दोपहर लंच हो गया जी, सब लोग खा रहे हैं, मैं भी खा ही लूँ, मैं तो घर आ गया जी, अब सब खाना तो बन ही गया है, बेकार जाएगा, फ्री में मिल रहा है इसलिए खा लूँ, कमज़ोर ना हो जाऊँ इसलिए खा लूँ, इतनी कैलोरी तो चाहिए इसलिए खा लूँ। तो आपका जो खाना है ना वो टाइमली और साइकोलॉजिकल है। बॉडी आपकी मजबूरियों को नहीं जानती। बॉडी कहती है भैया मैं मांगू और दोगे तो पचा दूंगा, और नहीं मांगा और दे दिया तो सड़ा के छोड़ दूंगा। तो हमारे वजन बढ़ने का कारण भी यही है, क्योंकि आपने बॉडी के बिना डिमांड के खाना दे दिया। तो इट हैज़ टू टर्न इनटू कोलेस्ट्रॉल एंड शुगर एंड फैट, समझे ना। तो इसीलिए जब तक सच्ची भूख न लगे आपको खाना खाना ही नहीं चाहिए। टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, बॉडी इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसा जीवन जियो ना कि भूख समय से लग जाए। मान लो आपको लगता है मुझे तो 4 बजे लग गई जी, मैं 2 समय खाना नहीं खाता, तो फल खा के जूस पी के आगे किसके आ दो, ताकि 7-8 बजे खा सको फिर। तो ऐसे वो एक टाइमिंग अपना, जैसा हर एक आदमी का अलग अलग टाइमिंग है काम करने का, उसके हिसाब से सेट करो। लेकिन तो जो हेल्थ एक्सपर्ट है उनका तो मानना ये रहता है ना कि आपके दिन में 5 से 6 मील प्रॉपर होनी चाहिए, तब आप खुद को फिट रख पाएंगे। देखिए, मैं क्या बोलता हूँ मालूम है कि आप करो और अनुभव करो। देखिए, पहली बात तो क्या मालूम है, हमें खाने पीने के बारे में हमें कोई एक्सपर्ट आके समझाएगा कि कैसे खाऊं न क्या नहीं खाऊं। मैंने कविता लिखी, सदियां बीत गई मानव फिर भी पूछ रहा है ये, क्या खाऊं कैसे खाऊं खाना ढूंढ रहा है ये, जो ना खाना था ना पीना था वो भी निकल गया सारा, बुद्धि मिली थी ज़्यादा जिसको वही भटक गया बेचारा। शानदार। ईश्वर ने इस सृष्टि का सुंदर जब निर्माण किया, हर प्राणी को अपना अपना जीने का सामान दिया। पूरे प्राणी जगत में अब तक ऐसा नहीं सवाल हुआ, सिर्फ पूछ रहा है मानव सदियों से परेशान हुआ। अद्भुत। तो मतलब क्या है, देखिए कि मेरा शरीर, मेरा डॉक्टर, मेरा साइंटिस्ट, मेरा शास्त्र, मेरा भगवान, सब कुछ मेरा शरीर है। क्यों? वो मुझे हर पल 84 लाख योनियों की तरह मुझे गाइड करता है कि कब खाऊं, कब पानी पीऊं, कब सो जाऊं, कब बाथरूम जाऊं। तो मैं क्यों दिमाग पर चिक करूं कि कब खाऊं कब नहीं खाऊं? व्हाई शुड आई डिसाइड? मेरी बॉडी डिसाइड कर रही है ना। तो सवाल यहाँ पे क्या होता है,
अब मैं दूसरों को क्यों पूछूं कि भाई साहब सुबह खाऊं कि नहीं खाऊं, रात को खाऊं कि नहीं खाऊं। ये सब बीमारियां लोगों ने पाल ली है, और तो इससे लोगों को बाहर निकालने के लिए मैं काम कर रहा हूं। मैं कहता भाई शरीर की सुना, तुम्हें सुबह 6-7 बजे भूख लगी तो खा लो ना भाई, नहीं लगे तो फिर वेट करो भाई, 9-10 बजे लगे तो वेट करो। तो इस तरह से क्या होता है, जिस दिन आपने भूख से खाना सीखा ना, आपने चाहे घटिया खाया कि आपने भारी खाया, खाना पचेगा 100%, क्योंकि बॉडी ने मांगा ना, तो वो जूस सारे अवेलेबल है इसका मतलब, तो वो खाना कैसा भी भारी होने दो पचेगा जरूर। और आपने देखा होगा जिस दिन आपने किसी सच्ची कड़क भूख से खाना खाया, उस दिन आपको लगा कि पेट हल्का लग रहा है मेरा ये, और जिस दिन कम भूख थी, आधी भूख थी, आपको लगेगा आज पेट थोड़ा यार हैवी हो गया, एसिडिटी हो रही है यार, ऐसे गैस बन रही है यार। तो कारण वही है। तो इसलिए भूख से खाना सीखो, और जिस दिन आपने सच्ची भूख से खाना सीख लिया ना, आपको कभी कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगी। बता दूं मैं आपको क्यों मालूम है, कॉन्स्टिपेशन इसलिए नहीं है कि फाइबर नहीं खा रहे हो, वो नहीं खा रहे हो, ये सब लफड़े लोग मतलब फंस गए इसके अंदर। आप भूख से खाना सीख जाओ, खाना पचेगा तो नीचे आएगा ही, और आएगा तो निकलेगा ही, क्योंकि आंतें डिज़ाइन की गई है मोशन निकालने के लिए। फ़र्क इतना ही पड़ेगा कि अगर मैदा है तो थोड़ा लेट निकलेगा भाई, क्योंकि उसके अंदर पहिए नहीं है बेचारे के अंदर, है ना। तो इस तरह से तो पेशाब करने को 50-60 सेकंड लग सकते हैं, स्टूल पास करने को 10 सेकंड लगते हैं। आपने कभी जानवरों को देखा होगा, रास्ते में खड़े होते हैं, टक 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 पास करते निकल पड़ते हैं, कितनी टाइम लगती है भाई। और आदमी इतना परेशान होकर बाथरूम में जाकर जो है लड़ाई लड़ रहा हूँ मैं कह सकता हूँ। तो इतना प्रॉब्लम भगवान ने नहीं दिया आदमी को। तो इसीलिए आप भूख से खाना सीखो बस। तो फिर ये जो कहते हैं ना इंटरमीडिएट फास्टिंग नहीं, ये फास्टिंग है और खाना उपवास करो ना, अरे अगली भूख का इंतज़ार करना ही उपवास है बस। अगर मैं भूख लगी खा रहा हूँ, भूख लगी खा रहा हूँ। हाँ, अगर शरीर किसी दिन परेशान हो गया, बीमारी एनवायरमेंटल लड़ाई लड़ रहा है, किसी बीमारी, कोई बुखार आ गया, कोई दस्ते उल्टी लग गई, तो अपने आप भूख बंद कर देता है। 2-3 दिन अपने आप भूख कमज़ोर हो जाती है, तो पड़े रहो भैया, बॉडी काम ही नहीं कर रही तो पड़े रहो, और फिर धीरे धीरे जूस लिक्विड पी के चलते रहो। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बॉडी रिकवर कर जाती है तो अपने आप भूख फिर खुलने लग जाती है। तो योर बॉडी इज़ ऑल द टाइम गाइडिंग यू कि कब खाऊं कब ना खाऊं। लेकिन तुम चाहते हो कि नहीं, मेरे को तो कोई किताब बताए जी, मेरे को तो कोई साइंटिस्ट बताए जी, कोई डॉक्टर बताए जी। इंडिकेशन समझना जरूरी है। तो फिर जाओ भटकते रहो डॉक्टरों में, कुछ मिलने वाला नहीं। और इतने सदियां बीत के अभी भी तुम लोग जो है जाके कर रहे हैं, कौन से हेल्दी हो गए भाई। एक कॉमन सेंस प्रैक्टिस की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, और दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि कॉम्बिनेशन सिंपल होना चाहिए, क्योंकि बॉडी है ना बहुत सारे खाने एक साथ पचाती नहीं है। तो इसलिए क्योंकि स्टार्च और प्रोटीन के अलग अलग डाइजेशन होते हैं, तो हम सब बहुत सारी वैरायटी खाते हैं। वैरायटी मीन्स माल न्यूट्रिशन। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ तक हो सके सिंपल कॉम्बिनेशन वाला आहार हो, जिससे कि बॉडी उस पर पूरा फोकस कर सके। तीसरा जो तो गैस एसिडिटी इंडाइजेशन जो वर्ड है ना, ये परमानेंटली ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये अरे भगवान ने तुम्हारे लिए डाइजेशन करने की एक मशीन बनाई है, और तुम्हारा पेट में खाना डालो और सड़ जाए, ये शर्मनाक बात नहीं है। कोई अगर यूँ कहे कि भाई साहब मैंने करोड़ों रुपए की जापान से मशीन मंगवाई है जी, और मैं धागा डालता हूँ जी, उसमें कपड़ा नहीं बनता जी, गुच्छा बनकर निकल जाता है, तो तुम हंसोगे नहीं कि यार इतनी बढ़िया करोड़ों की मशीन और उसमें कपड़ा भी नहीं बन रहा है तेरा। तो भाई पाचन के लिए भगवान ने मशीन बनाई है बढ़िया, इसके ये भूख से खाओ और एक सिंपल वैरायटी दो, 100% बॉडी काम करेगी और कभी एसिडिक गैस बनेगी नहीं ज़िंदगी में। तो मेरे लिए ना, मैंने कहा ना मेरे पास पेट है, मुझे आज तक 45 साल में पता नहीं चला कि मेरे पास पेट है। क्यों? गैस बननी चाहिए, एसिडिटी होनी चाहिए ना, दर्द होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए कि पेट साफ नहीं हो रहा है तो मैं परेशान हूँ। तो इस तरह से। और तीसरा क्या है, आदमी की जो बीमारी की जो जड़ है ना, वो आदमी ने अनजाने में बीमारी के कारण जोड़ लिए जो उसको पता नहीं है। देखिए यही मेरे जीवन की खोज थी कि वाई ह्यूमन रेस इज सिक, दुनिया में मतलब ये मानव जात बीमार है ही क्यों। तो उसमें मुझे खोजने में पता चला कि जितनी 84 लाख क्रिएचर्स हैं वो अपना खाना नेचुरल इंस्टिंक्ट से, अंतर प्रेरणा से अपना खाना खोज लेते हैं। उनको कुछ सिखाता नहीं है कि तू दाना चुग आज के तू घास खा, ऐसे अपने से खा लेते हैं। तो मैंने कहा हमारा भी तो कोई खाना पहचाने की इंस्टिंक्ट होगी यार। तो मैंने फिर मैं ऐसे कहता हूँ, आप एक थाली में कच्चा मांस ला के रख दो और अपनी आत्मा से पूछो, मुझे देख के मुँह में पानी आ रहा है क्या? उसको देख के आपको तो नहीं अच्छा नहीं लग रहा है कच्चा मांस देख के। कच्चे अंडे देख के मुंह में लाट पक रही है क्या? आप कहते नहीं नहीं।
कच्चे अनाज के दाने, गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मिलेट सब ला के रख दो कच्चे ग्रेन्स के सीड्स। आपको देख के मुंह में लाट टपक रही है क्या? आप बोलते नहीं चाहिए। लेकिन जैसे केला, चीकू, पपीता, आम, अखरोट, बादाम देखते हो, देखते ही आपको नहीं लगता हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए? एक स्वाभाविक आकर्षण है ना। तो आप जरा सोचिए, एक रोटी खाने के लिए आपको समुद्र से जाकर नमक सुखा के लाना पड़ेगा। यानी कि समुद्र होना चाहिए तो नमक मिलेगा ना। हम तो अगर पहाड़ों में रह गए, नॉर्थ इंडिया में, और समुद्र कोई दूर है, तो नमक कहाँ से आएगा आपके पास? तो नमक सुखा के लाना पड़ेगा। गाय पैदा करके घी निकालना पड़ेगा, तिल और सरसों पैदा करके तेल निकालने पड़ेंगे, 10 तरह की सब्जियां पैदा करनी पड़ेगी, 10 तरह के मसाले भी पैदा करने पड़ेंगे, आग और बर्तन भी पैदा करने पड़ेंगे, तब जाके तुम्हारे मुंह में एक रोटी घुसती है। और तुम लोग कहते हो मैं तो नॉर्मल खाना खाता हूँ जी। तो जो अनाज आप कच्चा भी नहीं खा सकते, आपको मैं उबाल के भी दे दूँ ना, फीका दलिया, फीका रागी, फीका बाजरा, आप बोलेंगे मैं नहीं खा सकता। तो आप जरा सोचो, जिसको आप पका के भी नहीं खा सकते, कच्चा भी नहीं खा सकते, लेकिन चूहे पक्षी आकर खड़ाखड़ कच्चा खा जाएंगे क्योंकि वो उनका भोजन है। वो चरने वाले जानवरों की खुराक है ओरिजिनली ग्रेन्स, वो ह्यूमन फूड नहीं है, वो ग्रास सीड्स हैं। तो ह्यूमन फूड्स क्या होंगे सर? फ्रूट्स एंड नट्स। फ्रूट्स एंड देखिए, आपको देखकर, जैसे आप एक बात बताऊं, जैसे आप टमाटर देखते हो, आप गाजर मूली देखते हो, कोई तो आपको लगता है मैं खा सकता हूँ इसको, ऐसा लगता है। तो इंस्टिंक्ट कहती है ना, तो कई चीज़ें आपको कहती है कि मैं खा सकता हूँ इसको। तो आज तो इस तरह से आज एक नारियल देखते हो, आप बादाम देखते हो, अखरोट देखते हो, काजू देखते हो, जो भी आप जितने भी नट्स हैं, सीड्स हैं, तो जो खाने योग्य होता है वो आपकी आत्मा अपने आप, इवन रूट्स भी निकाल के, गाजर निकालते हैं हम, खा सकते हैं, अच्छी लगती है इस तरह से। तो होता क्या है कि देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आदमी अब पुराने जंगल आदिवासी बन जाए, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, पर हमें ये समझना ज़रूरी है कि बीमारियाँ पैदा हुई कहाँ से। ह्यूमन बीइंग जो बोलता है ना, ये बीमारी में उलझ के कहाँ रह गया कि उसने अबनॉर्मल आहार को मॉडिफाई करके मसालों के थ्रू खाने के रास्ते खोल लिए। तो आज अगर आप बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर निकालता क्या है? नमक निकाल, चीनी निकाल, घी निकाल, मसाले, ये निकालता है ना। जी जी। तो आधी तो बीमारियां इसी की है ना भाई। अच्छा, तो आपने कभी ऐसा सोचा, भाई साहब मैं केला कैसे खाऊं, घर में तेल नहीं है छोंकने के लिए, भाई साहब मैं मैंगो कैसे खाऊं, एक प्याज मिल जाएगा जिसके थ्रू खा लूं? कभी ऐसा लगा कि डिपेंडेंट है? नहीं। तो हमारा इतना किसी प्राणी का आहार दुनिया में डिपेंडेंट नहीं है, और हम समझते हैं कि ये डिपेंडेंट जो हम जीवन जी रहे हैं, हम समझते हैं ये नॉर्मल जीवन है। यही यहाँ चूक हो गई। और अनाज की प्रॉब्लम क्या मालूम है? कुक किए बिना तो खा नहीं सकते। तो अनाज जो है ना, अर्थी एलिमेंट्स का फूड है। जितना अनाज खाते हो ना, आपकी बॉडी उतनी स्टिफ और भारी होती है। अनाज खा के अगर घोड़े बैलों की तरह नहीं भागे तो अनाज आपको खा जाएगा। तो इसीलिए जो मेहनत करते थे तब तो अनाज उनकी बॉडी में बोलता नहीं था। अब मेहनत नहीं करते और हम बैठाओ जीवन जीते हैं तो फिर वो बोलने लग गया। आप ज़रा सोचिए, आप जब भी अनाज खाते हो, आपने देखा होगा थोड़ी देर के लिए आपका दिमाग सुस्त हो जाता है। आप सोचते थोड़ा झपकी मार लूँ। दोपहर में खाने के बाद नींद ऐसा सबको ऐसा आती है। तो खाना खाने से ऊर्जा आनी चाहिए कि ऊर्जा कम हो जानी चाहिए भाई? आनी चाहिए। फिर तो आप तो खाना खाते हो एकदम जम करने के लायक हो जाना चाहिए, ऐसा होता ना। तो आप तो ऐसे थोड़ी होते हो, आप तो सुस्त होकर कहते हो यार थोड़ी देर में बाद में काम करता हूँ मैं। तो क्यों? तो क्योंकि उसको पचाने के लिए बॉडी को सारी एनर्जी उस पर थ्रो करनी पड़ती है। लेकिन आप 4 केले खा लो, 4 एप्पल खा लो, तो भी आपको सुस्ती नहीं आएगी। कारण क्या है? तो इस तरह से हमने अनाज खा के सुस्ती पैदा कर ली, और सुस्ती पैदा करके फिर उसको हंटर मारने के लिए चाय, कॉफ़ी और कई तरह की चीज़ें और पैदा कर ली कि भैया आँख कैसे खोलें, थोड़ी चाय पियो जी, थोड़ी कॉफ़ी पियो जी, हाँ तो फिर आँख खुलेगी। और फिर दूसरा क्या किया कि योगासन। आपको जानकर के हैरानी होगी, अंगड़ाई के अलावा आदमी को सचमुच में कोई योगासन की जरूरत नहीं है ओरिजिनली। अच्छा, अरे भाई, क्यों सर? लेकिन अरे बॉडी को स्टिफ करोगे तो तोड़ने की जरूरत पड़ेगी ना। आज मुझे योगासन क्यों करना पड़ता है कि भैया ये सब जकड़ गए यार, मेरा ये सब जकड़ गए, थोड़ा यूं करो तो थोड़ा खुलता है, यूं करो तो फिर ये खुलता है। तो भैया जब मेरी बॉडी स्टिफ ही नहीं हुई, मैं तो कभी भी बैंड हो सकता हूँ इधर उधर। क्यों? मेरी बॉडी में स्टिफनेस है ही नहीं, क्योंकि मैं अनाज ही कम खाता हूँ। तो फिर मेरी बॉडी तो नेचुरल फ्लेक्सिबल है। तो सारे एनिमल किंगडम में, मतलब दुनिया के अंदर हर प्राणी फ्लेक्सिबल होता है। आज बंदर फ्लेक्सिबल है, चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाए फ्लेक्सिबल होता है। तो स्टिफनेस आती है बहुत लंबी एज में जाकर शुरुआत होती है। तो हमारी बॉडी कभी स्टिफ नहीं होती। तो योगासन जो डेवलप किया गया ना, देखिए योगी लोगों ने
जब अनाज सेवन ज़्यादा हो गया तो लोग स्टिफ होने लगे, तो उसको तोड़ने के लिए फिर तरह तरह के आसन निकलते चले गए, क्योंकि आपने यूँ समझो कि बीमारी पैदा कर दी तो उसके दूसरे अपोजिट उसके रेमेडीज पैदा होती चली गई। तो योगासन जो है वो रेमेडीज है बेसिकली, कि आप शरीर को भारी करो, आप जड़ बना दो, फिर उसको तोड़ने के लिए काम धंधा करते रहो। तो मैंने कहा ना, अंगड़ाई की सेवा योगासन की जरूरत नहीं है, क्योंकि योग जो है वो स्पिरिचुअल पाथ है, ना कि वो पोस्चरल गेम है। वो कोई सर्कस करके नहीं कि टांगे उधर मोड़ रहे हैं उधर मोड़ रहे हैं, वो ठीक है शुरुआत करने के लिए ठीक है। तो इसलिए मैंने ये जब जाना कि ज़्यादा अनाज शरीर के लिए अच्छा नहीं है, तो फिर मैंने हमारे घर में अनाज का देखिए खाना तो अनाज इसलिए है क्योंकि पूरा समाज अनाज के ऊपर जीवित है। तो और संसार में पार्टियों में जाना पड़ता है, लोगों से मिलना जुलना पड़ता है, तो आदत भी बना के रखनी पड़ती है, मसालों की भी और नमक की भी, नहीं तो फिर वो आदत नहीं रही तो बॉडी रिएक्ट करेगी। तो अब हम क्या करते हैं, एक बार हम थोड़ा अन्न खाते हैं और बाकी समय हम फ्रूट्स, नट्स, सलाद, स्प्राउट्स, ये जो नेचुरल फूड है, जो अनकुक्ड है, जो होलसम है, हम उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं बस। तो फिर जब से हम ऐसे करने लगे तब से ना कोई जुकाम, ना कोई, इवन ये जो कोरोना आया, ये एनवायरमेंटल, ये बोलते अभी जैसे आपने कहा ना कि मौसम ख़राब, सर्दी बहुत है, ये बहुत है, आपके शरीर में पेट्रोल चाहिए। बैक्टीरिया तो चिंगारी है, वो कहता है जी पेट्रोल होगा तो घर में आग लगा दूंगा, नहीं है तो मैं नहीं लगा पाऊंगा भाई। तो आदमी देखिए, मैं तो कोरोना में, मैं तो इतनी 45 साल की उम्र में, 45 साल में कितनी सीजन आके चली गई, मैं तो कभी सीजनल कोई बीमारी में गया ही नहीं। क्यों? क्यों? मेरे पास पेट्रोल ही नहीं अंदर। तो ये ना मुझे बैक्टीरिया का डर है, मैं तो कहता हूँ बैक्टीरिया के ड्रम में डाल के निकाल दो तो भी मेरे बैक्टीरिया मुझ पे काम नहीं करने वाले। वो कहते हैं इसके अंदर कमबक माल ही नहीं है कुछ भी, वो ऐसे बोलेगा, तो वो भूखा मरेगा मेरे अंदर। तो ये सब बातें हैं वास्तव में। सर, अभी जब हम सारे खाने की भी बात कर रहे हैं, एक चीज़ है दूध के बारे में जब हम बात करते हैं तो बोलते हैं बहुत ज़रूरी है, आपको ज़रूर पीना चाहिए, और 30 की उम्र के बाद तो आपको 1 गिलास दूध ज़रूर लेना चाहिए जिससे आपकी हड्डियों को कैल्शियम मिले। और कई लोग ये भी बोलते हैं कि दूध साइलेंट किलर है, कैसे है? देखिए, जैसे कि मैंने अभी बताया कि मेरी खोज क्या थी मालूम है, कि मानव सभ्यता बीमार पड़ी ही क्यों। तो देखिए, पहली बात तो क्या है, देखिए पहले तो शिकार भी करता था, मांस भी खाता था, तो पर जनरली क्या होता था कि रोस्ट करके खाता था, ज़्यादा ऐसे मसाले वसाले नहीं थे, और इसीलिए, और भूख लगे तो खाता था। अब वो चाहे कैसा भी, देखिए आदमी की बॉडी की खूबी क्या मालूम है, कुछ भी खाकर जिंदा रह सकती है, इकोनॉमिकली, कम से कम ऑक्सीजन, कम से कम न्यूट्रिशन में भी, मतलब अपने आप को सर्वाइव कर लेती है। तो इसके कारण हमें पता नहीं चलता कि सही क्या है गलत क्या है। तो आदमी ने सदियों में सर्वाइवल हमेशा प्राइमरी फैक्टर रहा और हेल्थ सेकेंडरी रहा। क्यों? बच्चों को जिंदा रखना है तो पहले गाय, भेड़, बकरियां, गधे, ऊंट सब पाले, और फिर अब वहाँ पे खाना नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपने देखा रेगिस्तान में, मान लो जैसलमेर जैसी जगह पे आप जाते हैं तो वहाँ कोई खाने को नहीं है, पानी नहीं मिल रहा है, तो चलो भाई भैंस पाली है या कोई ऊँट पाला है, उसी का दूध निकाल दो भैया, वो दूध ही थोड़ा पी के उसी का दही बना दो, उसी का पनीर बना दो, कुछ भी। तो लोगों ने देखिए किसी भी तरह अपने खाने के तरीके खोजे, तो दूध जो है वो फिर हमारी हैबिट बनती चली गई। अब यहाँ पे समझना क्या मालूम है कि इस संसार में हर प्राणी के अपने अपने बच्चों के लिए दूध निकलता है। देयर आर 4500 मैमल्स, तो हर एक का अपना अपना, उसकी ग्रोथ कैसी है, उसको रिक्वायरमेंट क्या है, वो कितने साल में बड़ा हो जाएगा, है ना, उसके हिसाब से ग्रोथ होती है। तो हमारे भी माँ का दूध है ना, वो 2 साल तक आता है, 2-3 साल तक आता है, बाद में फिर धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाता है, और फिर बच्चे के दांत आते ही फिर दूध गायब। यानी कि जो लिक्विड वर्ड है ना, वो भगवान ने हमें दांत नहीं आने तक दिया, फिर जैसे ही दांत आते तो माँ के स्तन को काटता है तो फिर माँ भी छुड़ा देती है, फिर वो धीरे धीरे, अब वो दांत आने का मतलब है अब आप ठोस आहार खाने योग्य हो गए हो, अब आप ठोस आहार खाओ, दूध को हमेशा के लिए भूल जाओ, अब माँ के दूध को याद मत करना। तो अब जरा सोचिए कि गाय भैंस का दूध, उसमें सारे एनिमल जीन्स के सारे क्वालिटी है उसके अंदर वो तत्व है जो गाय के बछड़े को 1.5-2 साल में 2000 पाउंड का बनाना है। इतने 56 काइंड्स ऑफ हार्मोन्स होते हैं उसके अंदर उसकी ग्रोथ के लिए, और उसके अंदर 300 मतलब क्या कहते हैं कि प्रोटीन हमारे से 3 गुना ज़्यादा होता है, क्योंकि माँ का दूध का प्रोटीन अगर 1.4 है तो गाय का दूध का 3.5 के आसपास होता है। तो
आप ज़रा सोचिए, क्योंकि गाय के पेट के हिसाब से बना, उसका जो प्रोटीन कैसिन होता है वो गाय के 4 पेट होते हैं जो पचा सकता है। हमारा पेट तो दूध पचाने योग्य नहीं है बाद में। तो हम उस गाय के लिए, बछड़े के लिए डिज़ाइन जो दूध होता है वो हम अपने बछड़े को देते हैं। तो दूध बेसिकली एक हार्मोनल फूड है और वो हमारे जाके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि बॉडी में कोई अबनॉर्मल आप हार्मोन्स जब सप्लाई करते हो तो बॉडी की जो हार्मोनल सिस्टम है ना, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ओवर एक्टिव या हाइपर एक्टिव होने लग जाते हैं। तो उसके कारण थायराइड बिगड़ता है, महिलाओं के मेंसेस में गड़बड़ होती है। उसके आप जाके गूगल में सर्च कर लेना, ये पक्की रिपोर्ट दे रहा हूँ कि मिल्क एंड प्रोस्टेट कैंसर, मिल्क एंड ब्रेस्ट कैंसर ये इस्टेब्लिश्ड हो गए हैं दुनिया में। अब ये इसका रिजल्ट जो है, देखिए मैं तो कैंसर पे काम करता रहा हूँ, 18,000 मरीज मेरे जीवन में देख चुका हूँ मैं कैंसर पे। तो उसमें मैक्सिमम कई लोगों का जो कारण था बीमारी का, जैसे बड़े बड़े संत महात्माओं को भी मैंने उपचार किया है, वो सब कैंसर से गए हैं। क्यों? दूध के पियक्कड़, सब दूध के शौकीन। तो दूध जो है ना, बचपन में दांत आने के बाद कभी नहीं लेना चाहिए। और दूध का सिस्टम क्या है, निकाला और पिया, धारोष्ण कहते हैं। उबाला तो उसके, देखिए जैसे ही वो हवा के संपर्क में आया ना, बैक्टीरियल ग्रोथ शुरू हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं बैक्टीरियल सूप, क्योंकि अब वो उबालोगे नहीं तो फिर वो बैक्टीरिया जो है उसके अंदर रह जाते हैं। अच्छा, उबाल दिया तो दूध कहाँ गया? बैक्टीरिया अंदर ही रह गया ना, बाहर तो नहीं गए। तो आप ज़रा सोचो कि दूध की हमारे जीवन में ज़रूरत कहाँ है, और भगवान ने हमारे जीवन में क्या कमी रखी कि हम जानवरों के पीछे भाग रहे हैं अपने दूध के लिए। अरे तुम्हारे लिए नारियल, अखरोट, बादाम, काजू, पिस्ता, मूंगफली, मतलब हर रीजन के अलग अलग दिए हैं। आज अगर साउथ इंडिया में जाकर देखो तो वहाँ नारियल, काजू, मूंगफली तीनों अवेलेबल है। मध्य प्रदेश में भी मूंगफली है, वो या नारियल तक भी थोड़ा बहुत मिल जाता है। लेकिन नॉर्थ इंडिया में क्या दिया? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नॉर्थ इंडिया, ये सारा बादाम, अखरोट, ये सब हमारी नीड है। अब साउथ इंडिया को बादाम अखरोट की जरूरत ही नहीं है ओरिजिनली देखा जाए। क्यों? वो उनके लिए डिज़ाइंड ही नहीं है, वो हमारे सीज़न के हिसाब से डिज़ाइंड है। तो होता क्या है, कॉमन सेंस से अगर आप सोचें कि हर एक रीजन में अलग अलग नट्स दिए हुए हैं। आज ब्राज़ील नट, हेज़ल नट, ये सब बाहर विदेशों में वहाँ के सीज़न के हिसाब से दिए हैं। तो इस तरह से हमें अपना आहार खाना चाहिए। तो दूध की बचपन के बाद ज़रूरत नहीं होती। फिर आप कहते हैं फिर हमारा बच्चा बड़ा कैसे होगा? अरे जब गाय खुद नहीं पीती महीना, 1.5-2 महीने के बाद अपनी माँ का दूध, और वो उसको पिलाओ तो भी भाग जाएगी, वो घास ही खाएगी जाके, और तुम कहते हो कि हमारा बच्चा बड़ा कैसे होगा? यानी कि उसकी जात को, संतान को जरूरत नहीं, और तुम्हारी जात को ज़्यादा जरूरत पड़ गई। अच्छा, और फिर कहते कैल्शियम के लिए तो पीना पड़ेगा ना भाई साहब। अरे कैल्शियम जो है वो हमारा गाय भैंसों के ऊपर भगवान ने निर्भर नहीं कर दिया है कि नहीं जब तो गाय भैंस नहीं होगी तरह कैल्शियम तो बैलेंस ही नहीं होगा जी। कैल्शियम की हमारे बॉडी में कमी नहीं है, कैल्शियम के लुटेरे बहुत है। देखिए क्या होता है, अगर आप केवल नॉनवेज खाते रहते हो, केवल रोटी दाली खाते रहते हो, आप चीनी मैदा खाते रहते हो, आप चाय कॉफ़ी अल्कोहल लेते रहते हो, आप दवाइयाँ खाते रहते हो, तो और या आप स्ट्रेस डिप्रेशन में जाते हो, तो उसके कारण क्या होता है, कैल्शियम न्यूट्रलाइजिंग एजेंट है। वो एसिड जो उससे डेवलप होती है ना इन चीज़ों से, उसको न्यूट्रलाइज करने में यूटिलाइज हो जाता है, इसलिए आपको नहीं मिलता। ओके। तो अगर तो ओरिजिनल कॉज तो यहाँ पर है कि भाई कैल्शियम के लुटेरे बहुत है हमारे खाने पीने में, उसके कारण कैल्शियम नहीं मिल रहा है। तो आप उसको तो बंद करते नहीं हो और ऊपर से कहते नहीं जी हम तो दूध पी के कैल्शियम। और वैसे बता दूं, दूध का कैल्शियम बॉडी को कभी नहीं मिलता, ये मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ आज आपके सामने टीवी के अंदर कि दूध का कैल्शियम बॉडी में कभी अब्जॉर्ब नहीं होता। क्यों? उसका जो फॉस्फोरस रेशियो है वो गाय के बछड़े के पेट में होता है, हमारे पेट में होता ही नहीं। अगर आप दूध पियोगे तो आपको स्टोन बन सकता है, आपके कैल्सिफिकेशन हो सकता है आपके हार्ट आर्टरीज में, और आपको बाद में जाके प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो दूध का कैल्शियम बॉडी में एज ए मेडिसिन 2-4 दिन के लिए मान लो बॉडी तो एडजस्टमेंट कर लेगी, लेकिन नॉर्मल रूटीन में दूध का कैल्शियम हमारे लिए हैजार्डस है, नुकसानदायक है वास्तव में। तो इसलिए देखिए मैंने 40 साल पहले मिल्क के साइलेंट किलर किताब लिख दी थी। इसका कारण क्या मालूम है? मैं बचपन में खूब दूध का पिया करता, मुझे शौकीन था मैं, और मैंने सर्दी जुकाम साइनस एक्जिमा सब बीमारियां खूब भुगती, लेकिन कभी दूध पे शक नहीं किया। तो ये धीरे धीरे जब मैं कैंसर पे काम करने लगा और बड़े बड़े महात्मा का उपचार किया, तब पता चला कि भाई दूध जो है बहुत बड़ा बीमारी का कारण है। इसके लिए मैं दूध के खिलाफ हूँ, बस और कुछ नहीं। मैं तो कहता हूँ समोसे रसगुल्ले खाने से हेल्थ मिले तो खाओ ना भैया, मैं थोड़ी कोई मना करता हूँ, पर बीमारी की जड़ ये है। इसलिए अगर आपने दूध निकाल दिया खाने में से और उसकी जगह नट्स जोड़ दिया और आपने अनाज दालें थोड़ी कम कर दी तो एसिड बननी बंद हो गई, तो कैल्शियम ही हुई बॉडी में।
जब दूसरे 84 लाख योनियों को ना ओमेगा चाहिए, ना कैल्शियम चाहिए, ना B12 चाहिए, ये तुम्हारी जरूरत कहाँ से हो गई भाई इतनी सारी? ये सोचने की बात है। सर जैसे कि हेल्थ को लेकर आप जिस तरह से हमें समझा रहे हैं चीज़ें अलग तरीके से हम भी समझ रहे हैं, क्योंकि अभी तक ऐसे हमने भी नहीं समझा चीज़ों को। आप रेकी ग्रैंड मास्टर भी हैं। अब मैं इसको हेल्थ को रेकी से थोड़ा सा मैं लिंक करके आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। एक रेकी ग्रैंड मास्टर होने के नाते आपको कैसे लगता है कि किसी की हेल्थ को हम रेकी के अकॉर्डिंग ठीक कर सकते हैं? मतलब वो पूरी तरह से फिट हो सकता है क्या? ये माइंड गेम है पूरा? देखिए, मैं 20 साल हॉस्पिटल चलाता रहा और कैंसर पे भी काम करता रहा, तो मेरे दिमाग में एक हमेशा से क्वेश्चन आता रहा कि मैं कर क्या रहा हूँ। ये सारे बीमार पढ़ पढ़ के मेरे पास आ रहे हैं बड़ी बड़ी बीमारियाँ लेकर, और अब मैं इनकी डेंटिंग पेंटिंग करने बैठा हुआ हूँ। हाँ। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं मेरी ज़िंदगी इस पर ख़राब नहीं करूँगा। क्यों? मैं कितने मरीज ठीक कर लूँगा। तो मैंने कहा जो जागने को तैयार है मुझे उनको जगाना चाहिए। तो मैंने एक बी योर ओन डॉक्टर, मास्टर योर ओन हेल्थ, ऐसे मैंने वर्कशॉप शुरू किए। तो उसी दरमियान जैसे बोलता है ना कि जब आपके दिमाग में बोलते हैं ना एक कामना, एक विश पैदा हो जाते हैं कि मैं कुछ करना चाहता हूँ दुनिया के लिए, तो मुझे लगता है पूरा ब्रह्मांड है ना आपकी मदद करने को तैयार हो जाता है। तो मुझे उसी समय रेकी मेरे संपर्क में आ गई। मुझे विश्वास नहीं था कि रेकी कोई ऐसी कोई चीज़ होती है कि हाथों से टच करो तो ठीक हो जाए। क्योंकि मैं बड़ा साइंटिफिक रैशनल मिजाज का आदमी था। तो जब मैं रेकी के संपर्क में आया और मैं एनर्जी फील्ड में घुसा, सूक्ष्म तरंगों के विज्ञान में मैं आया, तो मुझे पहली बार ये पता चला कि हर आदमी जो है इतनी सारी क्षमताएं, पोटेंशियल, पावर लेके पैदा हुआ है कि अपने आप को यूँ कह सकता है कि ही इज़ द सेकंड टू गॉड नाउ। ही हैज़ एवरीथिंग व्हाट एवर ही वांट इन हिज लाइफ। तो मैंने देखा कि उसके अंदर रेकी हाथों से स्पर्श करके प्राण ऊर्जा प्रवाहित करने की ताकत है, उसके अंदर टेलीपैथी से कम्युनिकेशन करने की ताकत है, उसके अंदर इंट्यूटिव पावर्स हैं, वो ब्रह्मांड से कोई भी नॉलेज खींच सकता है वहाँ से। उसके अंदर थर्ड आई है, आँख पे पट्टी बांध के भी वो कुछ भी देख सकता है। उसके अंदर सबकॉन्शियस माइंड के पावर्स हैं जिससे वो असंभव काम कर सकता है। उसके अंदर एस्ट्रल ट्रैवलिंग की ताकत है, टाइम ट्रैवल कर सकता है, तो मतलब कुंडली जागृत कर सकता है। ये सब चीज़ें समझ में आई तो मुझे लगा कि ह्यूमन बीइंग जो है वो ऑल पावरफुल है, सर्वशक्ति संपन्न है, उसको ये रिकॉग्निशन करनी चाहिए। इसलिए फिर मैं रेकी में आया। और रेकी में आने के बाद हमने सिर्फ रेकी नहीं सिखाई लोगों को, हमने कहा कि तुम्हें सर्वशक्ति संपन्न बन के अपने जीवन में जाना है। एंड यू हैव टू बिकम द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी एंड फ्यूचर। तो उसके हिसाब से फिर हम लोग रेकी सिखा रहे हैं। तो रेकी जो है ये जापान से नहीं ओरिजिनली, जैसे कि वर्ड रेकी जापान का वर्ड है, ये रे मतलब यूनिवर्सल, की मीन्स एनर्जी। तो ये बेसिकली मैं उसके प्रूफ भी है मेरे पास में कि हमारे यजुर्वेद में और ऋग्वेद में जो है, अथर्ववेद में, सॉरी, ऋग्वेद और अथर्ववेद में इसके मंत्र है कि हे मानव तेरे हाथ औषधि युक्त है, तेरे हाथ शुभ स्पर्श करने वाले हैं, तो इन शुभ स्पर्श से लोगों को रोग मुक्त कर। ये बिल्कुल क्लियर मंत्र लिखा हुआ है। वो संस्कृत में, मैं हिंदी में समझा रहा हूँ। रेकी का मंत्र है? हाँ, रेकी का मंत्र है ये। अच्छा। तो ये ऑलरेडी वो 5000 साल पहले, अगर पता नहीं अब वेद कब बने वो तो एक्चुअल तो दुनिया जाने, पर उस समय उन किताबों में लिखा हुआ था। और मुझे हैरानी इस बात की हुई, इतनी सदियाँ बीत गई, इतने संत महात्मा आके चले गए, किसी ने रेकी के बारे में भारत में कभी जिक्र तक नहीं किया। ये तो वेस्टर्न कंट्री के कारण आज हमें हमारे तक पहुंची, क्योंकि उन लोगों ने जापान से वेस्टर्न गई, वेस्टर्न से हमारे पास आई, तो फिर पता चला कि यार आदमी में ये पावर होती है। और ये सारे जितने ह्यूमन पावर्स हैं ना, पोटेंशियल, इसमें कहीं कोई साधना नहीं है, कोई तपस्या नहीं है, कोई तविता प्रसन्न नहीं करना है, कोई मेहनत भी नहीं करनी है। जैसे कोई बोलता है ना आँख से देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं कहता हूँ कुछ नहीं, पल के खोलो और देखो। कान से सुनने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, वह ढक्कन हटाओ सुन लो। तो मतलब ये सब डोरमेट इनहेरेंट पावर है, ये गिफ्टेड है। आपको सिर्फ जाग के इनको पहचानना है और फिर बाद में उसका उपयोग करना है। तो रेकी जो है वो हाथों से प्राण ऊर्जा प्रवाहित करने की तकनीक है। तो इसको आप जानते नहीं, इसलिए एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग एक मेडिटेशन कराते हैं जो एनर्जी और चक्रों और आभा मंडल बोलते हैं ना, ऑरा, उससे कनेक्टेड वो मेडिटेशन होता है। तो उसके अंदर एक 15-20 मिनट का ध्यान करवाने के बाद वो एक प्रकार का क्रिया योग है। उसके बाद आपके हाथ जो है ना वाइब्रेटरी हो जाते हैं। फिर आपके हाथों से आप किसी को भी टच करोगे ना उसके मेडिटेशन के बाद, तो आपके हाथ जहाँ भी दिक्कत तकलीफ होगी वहाँ ऑटोमेटिकली एक एनर्जी का फ्लो जाने लग जाएगा जोर से। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट जाएगा और अपने आप बंद हो जाएगा। आपको तो दिमाग भी नहीं लगाना कि मैं कितनी देर हीलिंग करूँ, आप समझे ना, इस तरह से। तो मतलब रेकी जो है
ये हर आदमी के अंदर होती है। और यूँ समझो कि ये रेकी जीवनी शक्ति है, प्राण ऊर्जा है। जैसे कोई बैटरी बुझने जा रही है और चार्जर कैसे मिल जाता है, तो ये चार्जर की तरह है। तो ये कोल्ड से लेकर कैंसर तक हर बीमारी में लाभ देती है, और ख़ास करके इमरजेंसी में इससे बढ़िया दुनिया में कोई चीज़ आपको दिखाई नहीं देगी। क्यों? इंस्टेंट इमीडिएट उसका लाभ आप दे सकते हो लोगों को। मान लो किसी को ज़ोर से गिरते ही चोट लग गई, आपने उसके जाके सर पे या उसके जहाँ चोट लगी हाथ रखा ना, जनरली वो 2-4 दिन दर्द रहता, वो 15 मिनट से ज़्यादा दर्द नहीं रहेगा। गरम गरम तेल गिर गया तो अब वो तो 8-10-15 दिन तो वो फफोला रहता है। लेकिन अगर आपने रेकी कर दी उसी समय, तो वो एनर्जी जाने से वो उसी वक्त जो है वो हीलिंग हो जाती है, और वो कहाँ जला वो ढूंढ नहीं सकते आप। और अगर कोई हार्ट अटैक आ गया और रेकी कर दी तो व्यक्ति मर नहीं सकता। देखिए, हार्ट अटैक में मरता क्यों मालूम है? अगर बैटरी का बैकअप नहीं है पीछे एनर्जी का, तब तो फिर वो अटैक में सारी एनर्जी खर्च हो जाती है और मर जाता है। लेकिन अगर 10% भी बैटरी का बैकअप है, देखिए जनरली हम लोग क्या सोचते हैं, हार्ट अटैक आने के बाद मरीज हॉस्पिटल गया था और उसके बाद 2-4 दिन रहा, अब वो घर आ गया जी, अब वो तो हॉस्पिटल ने उसको ठीक कर दिया। ये सबसे बड़ा भ्रम है। अच्छा, हार्ट अटैक आना ही वो आ गया, खत्म, अब उसके बाद कुछ नहीं आने वाला, समझे ना? वो क्योंकि वो आ गया, अब तो खाली रेस्ट की जरूरत है, समझे ना? अब 10% जो बच गई ना बैटरी, अब अगर रेकी मिल गई, अगर उससे हार्ट अटैक आते ही अगर आपने रेकी कर दी परिवार ने, तो यूँ समझो कि बुझती हुई मोबाइल की बैटरी को आपने चार्जर में डाल दिया। इतना जल्दी बॉडी में एकदम चेंज आता है, और उसके अगर मान लो पेन हो रहा है, पसीना आ रहा है या कोई तकलीफ हो रही है, वो सब खत्म 15 मिनट के अंदर अंदर। ये प्रैक्टिकली हम लोगों ने देखा है और हम लोग करते भी हैं हमारे। और देखिए, अब तो दुनिया भर में लाखों लोग रेकी सीख चुके हैं, सब करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि रेकी इतनी कमाल की चीज़ है जो इमरजेंसी में आपको एकदम इमीडिएट अवेलेबल टूल है। घर में आप जब तक डॉक्टर आएगा, आप हॉस्पिटल लेके जाओगे, तब तक आप कुछ तो करो। यहाँ घर में कोई मिर्गी का दौरा आ गया, अस्थमा का अटैक आ गया, कोई सर दर्द हो गया, कमर दर्द हो गया, ऑफिस में किसी को तकलीफ हो गई, वो कहते सर मैं घर जाना चाहता हूँ, तो जाने की जरूरत ही नहीं है, तो बैठ मैं अभी तुझे हीलिंग कर देता हूँ, मान लो। तो जो भी रेकी जानता है ना, वो इमीडिएट 15-20 मिनट में उसको आराम दे सकता है। ये रेकी का कमाल है। तो इसलिए मैं आज रेकी क्यों सिखा रहा हूँ कि लोग आत्मनिर्भर बने और अपनी सेल्फ हीलिंग करें, दूसरों की भी हीलिंग करें। अच्छा, सेल्फ हीलिंग करने से फ़ायदा क्या होता है? आप रेगुलरली जो रोज़ डिस्चार्ज हो रही है ना हमारी कई तरह के तनावों में, एनवायरमेंटल हैज़ार्ड से, उसको वापस आप चार्ज करके अपने आप को लायक बना देते हो। अगर एक आदमी 15-18 घंटे काम करके आ रहा है और उसके बाद अगर मैं उसको आधा घंटा रेकी कर दूँ ना, वो वापस दोबारा 10 घंटे काम करने लायक हो जाएगा। अच्छा सर, कोई ऐसी टेक्निक है, जैसे कि हम लोग भी दिन भर काम कर रहे होते हैं, एग्जॉस्ट हम भी हो जाते हैं, तो अपने आप को कुछ हम हील कर पाएँ और दोबारा से काम पर लग पाएँ, कोई ऐसी टेक्निक ये हमें बता सकते रेकी हैं? रेकी है। देखिए हम कैसे करें फिर? नहीं, देखिए वो तो फिर मैंने कहा कि वो तो 15-20 मिनट एक ध्यान होता है ना। हमारे जो कोर्सेस होते हैं उसमें एक बार सबको ज्वाइन होता है, इस फ्री है सबके लिए। जब मैं कोर्स करता हूँ तो आप लोग भी अपनी तरफ से कभी चाहे तो ऑर्गेनाइज कर लीजिएगा सारे पब्लिक के लिए, मैं तो सिखाने को तैयार हूँ, समझे ना? तो उसमें क्या होगा, मैं रेकी सिखा दूंगा सबको फ्री में। तो उससे क्या होगा, घर घर में ना लोग अपने खुद के हीलर बन जाएंगे। और मज़ेदार बात क्या है कि ये रेकी सिर्फ सेल्फ हीलिंग, अदर्स हीलिंग ही नहीं है। आपके घर में पेड़ पत्ते सूख रहे हैं, तुलसी ग्रो नहीं कर रही है, फूल नहीं आ रहे, अब रेकी करो, एकदम नॉर्मल प्लांट से 4 गुना ज़्यादा ग्रो करेगा। तो सर वो जो ऋषि मुनि किया करते थे, इस तरह से करते थे, बस और वो सारी चीज़ें सही थी? वही थी, बिल्कुल सही थी। और इवन जानवर कोई घायल हो गया, कोई रास्ते में गए, कबूतर पड़ा हुआ है, आप तो जनरली कुछ नहीं करोगे ना, नहीं कर लेकिन पाएंगे। आज आप उठा के ला के रेकी कर दो, थोड़ी देर में उड़ जाएगा। अच्छा, आज रास्ते में कुत्तों को कहीं गाड़ियाँ मार जाती है, हम लोग गाड़ी रोकते हैं और जाके कुत्ते को हीलिंग करते हैं और वो थोड़ी देर बाद चल पड़ता है बेचारा। मतलब इतनी कमाल की चीज़ है कि किसी के भी अंदर तुरंत एनर्जी और जीवनी शक्ति जो है प्रबल कर सकती है, ऐसी चीज़ है रेकी। इसलिए मैं इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। और अभी तो रेकी में बहुत लंबी चौड़ी चीज़ें हैं, मतलब लिविंग, नॉन लिविंग, इवन यू कैन इन्फ्लुएंस नॉन लिविंग ऑल्सो। अच्छा, इवन नॉन लिविंग का मतलब है आप अपने को मोबाइल को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, कंप्यूटर को, अपनी कार को, आपके वॉशिंग मशीन को, आपके फ़ैन को, इवन दीवार को, आप अपने कपड़े को, आपके पेन को, यानी कि एवरीथिंग कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनर्जी।
सर जैसे अभी आपने कहा कि आपने बहुत सारे कैंसर पेशेंट को भी हील किया है, इसको मैं थोड़ा समझना चाहूँगा। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर कोई कैंसर पेशेंट है, उसको या लास्ट स्टेज है तो उसको एक टाइम दे दिया जाता है, इतना टाइम आपके पास बचा है, या पहली स्टेज है तो भी बता दिया जाता है कि अगर ट्रीटमेंट आप कराओगे तो ठीक हो पाओगे। अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आया है कि उसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि आपके पास इतना ही टाइम है, साल 2 साल, इसके बाद आप नहीं जिएंगे, तो क्या हील करके आपने उनकी जान बचाई है? देखिए, मैंने जैसे कि बताया कि मैं नेचुरल वे से 18,000 से ज़्यादा कैंसर के मरीजों पे काम किया है, और मैं आपको मेरे वो क्या बोलते हैं, न्यूज़ कटिंग्स और मेरे फोटोग्राफ भेज दूंगा कि जिसमें मैंने राष्ट्रपति भवन में और राज्यसभा लोकसभा के मेंबर के सामने और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने 40 कैंसर के मरीज एट ए टाइम, और इवन सुनील दत्त के सामने भी, मतलब वो भी हमारे साथ थे एक समय में, तो हमने उनके सामने प्रेजेंट किया है। अच्छा, जो क्योर हो चुके थे। ये तो बहुत पुरानी 1986 की बातें बता रहा हूँ। अच्छा। हाँ, अभी की नहीं। मैं तो अब तो और भी कितने बीच में साल निकल गए। अब मैं तो कहने का मतलब क्या है कि मैं तो ऐसे 200 कैंसर के मरीज का लेकर रेसिडेंशियल कैम्प करता था 60 दिन का, और उसके अंदर मैं उनको नेचुरल वे ऑफ लाइफ स्टाइल से उनको मैं मतलब नचवाता, मेडिटेशन कराता, खान पान ठीक करता, जो भी। तो उसके कारण उसमें इतनी सफलता मिली कि उसके बड़े बड़े न्यूज़ सारे इंडिया के न्यूज़पेपर में वो बहुत रिपोर्टिंग हुई है। तो वो सब एक समय मैंने काम कर लिया था, इस न्यूज़ समझ ले। तो देखिए क्या होता है, मैंने एक ही सिद्धांत पे काम किया जो आप भी कॉमन सेंस से समझ सकते हैं कि इन ए हेल्दी बॉडी कैंसर सेल कैन नॉट सर्वाइव। तो वाई टू फाइट विद द कैंसर, मेक द पर्सन हेल्दी। तो मैं स्वास्थ्य कैसे मिले, मतलब मैं अंधेरे से क्यों लड़ाई करूं, मैं रोशनी पैदा करूंगा ना। तो मैंने इस सिद्धांत पे काम किया। और दूसरी बात क्या है मालूम है कि हर आदमी को ये समझना ज़रूरी है, कैंसर के मरीज को भी, कि अगर मैं एक कैंसर सेल निकाल के किसी हेल्दी बॉडी में डाल दूं, चंद घंटों में शरीर लात मार के उसको पार फेंक देगा। ल्यूकोसाइट काउंट चारों तरफ लपेट के कमांडो की तरह उसको धक्का मार के निकाल देंगे। तो आप जरा सोचो, आपका शरीर ही सबसे बड़ा कैंसर का दुश्मन है, तो कैंसर ग्रो होने के लिए आपने इतनी खतरनाक टॉक्सिक सॉइल क्रिएट कर दी है कि उसको मजबूरन ऐसी ग्रोथ में जाना पड़ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं वो ग्रोथ को नहीं देखता कि पेड़ क्यों पनप रहा है, मैं कहता हूँ ये पेड़ को, जड़े को खाना कहाँ से मिल रहा है, वो है आपकी ब्लड केमिस्ट्री। मैं उसको ठीक करता हूँ, वो माइंड से कनेक्टेड है, खान पान से कनेक्टेड है, एनवायरनमेंट से कनेक्टेड है, मैं उसको ठीक करता हूँ। तो जिसमें ठीक होने की पॉसिबिलिटी हो, देखिए ठीक मैं करता हूँ ये तो शब्द ही गलत है, उसमें ताकत है, जीवनी शक्ति बची हुई है, और उसके अंदर तो, और वो थोड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो भी करता है, मुझे मतलब विश्वास भी करता है, फेथ भी करता है नेचर पे, तो वो लोग ठीक होने लग जाते हैं। और जिसके अंदर नहीं है, तो मैं यूँ कहता हूँ कि भाई अगर क्योर नहीं हुए तो फिर आप कंफर्टेबल सर्वाइव तो करोगे ही। तो मेरे हॉस्पिटल में मरीज कैसे गए मालूम है, मेरे से बात कर रहे हैं और कैंसर के मरीज है, तो बात करते 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 लुढ़क गए। सच ए कंफर्टेबल सर्वाइवल। जो कहते हैं ना लास्ट में बड़ा दर्द होगा, बड़ी पीड़ा होगी, नहीं, वो दर्द पैदा किया जाता है। क्यों? जबरदस्ती उनको मेडिसिन ने, खाना ने, सब ठूस रहे होते हैं कि खाता रहे मेरा मरीज बस किसी तरह। जबकि आप जानते हैं कि सीरियस कंडीशन में मरीज की भूख बिल्कुल नहीं होती ना, लेकिन परिवार वाले सबसे बड़े जिम्मेदार होते हैं, जो उसको खाने के लिए बड़ी कोशिश करते हैं कि कुछ तो खा ले, दूध तो पी ले, ये तो कर ले थोड़ा। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, बीमारी की जड़ यहाँ पर है। मैं यूँ कहता हूँ, इफ़ यू वांट टू क्योर ए पेशेंट, क्योर द फैमिली फर्स्ट, क्योंकि फैमिली जिम्मेदार होती है इन चीज़ों के लिए, उनके जो बिलीफ होते हैं इस तरह से। तो ऐसा कारण होता है। अच्छा सर, मेडिसिन की अभी हम बात कर रहे थे। अब मेडिसिन का लोगों को अभी तक ये लगता था कि अगर आप परेशान हैं, तबीयत ख़राब है, दवाई खाएंगे ठीक हो जाएंगे। लेकिन रिसर्च अब ये समझ में आ रही है, निकल कर ये आ रही है कि कोई भी मेडिसिन से कोई भी बीमारी क्योर नहीं होती, ठीक नहीं होती है। फिर भी मेडिसिन पर लोग इतना ज़्यादा निर्भर हो रहे हैं। देखिए, ये बेसिकली ह्यूमन नेचर कैसा मालूम है कि जैसे मान लीजिए कल मतलब आप में से भी कोई बीमार पड़ते, सपोज मैं, भगवान ना करें, कि सब जानते हैं कि मैं इस तरफ जाऊंगा ईस्ट में और इस तरफ वेस्ट है। सपोज ईस्ट में जाऊंगा तो वहाँ पे अच्छी हवा है, अच्छी धूप है, योग है, प्राणायाम है, ध्यान है, हंसी मजाक है, नृत्य है, संगीत है, प्रेम है, सेवा है, दान है, करुणा, मतलब सब कुछ उस तरफ है। रेखी भी है, प्राणी के लिए एनर्जी, सब कुछ है। आप कहते हैं हाँ जी अच्छी चीज़ है, तो जाते क्यों नहीं हो? नहीं अभी नहीं जाऊँगा।
अभी तो मैं इस तरफ जाऊंगा वेस्ट में, क्यों नहीं, वो अच्छी चीज़ है, मैं आज ही तो कल तो जाऊंगा, अभी तो मैं इस तरफ जाऊंगा जहाँ एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, तिब्बतन कोई मेडिसिन मिल जाए जी, कोई टोटका मिल जाए कि जिससे मुझे रोग का कारण निकालना ना पड़े और मुझे स्वास्थ्य के नियम पालन करना ना पड़े और मैं ठीक हो जाऊँ जी। तुरंत। तो आपकी एक्चुअल जो नीड है ना, वो क्या मालूम है, मुझे कानून रोग के कारण निकालने भी नहीं है भैया, और मुझे हेल्थ के कोई लॉ ज़्यादा फॉलो भी नहीं करने जी। तो लेजीनेस है लोगों हाँ, लोगों में देखिए, हर आदमी को समझना जरूरी है कि देखिए मेडिसिन साइंस गलत नहीं, ध्यान रखना, ठीक है। एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक जो भी डेवलप हुई ना, वो आदमी को रिलीफ देने के लिए डेवलप हुई है, बिल्कुल। और वो समय पड़ने पर उपयोग करना भी चाहिए एज ए वाइजली रिलीफ के लिए, नॉट एज ए क्योर। ओके। देखिए जब आप मेडिसिन यूज करते हो, ध्यान रखना, इट इज द बॉडी विच इज एक्टिंग एंड रिएक्टिंग ऑन द मेडिसिन, मेडिसिन इज नॉट एक्टिंग ऑन द बॉडी। जब हमारी बॉडी में कोई केमिकल जाता है ना, चाहे हर्ब जाती हो, तो वो हमारे बॉडी का फूड नहीं, ध्यान रखना, और बॉडी जो फूड नहीं है ना, उसको फॉरेन की तरह लेता है, एक विदेशी की तरह, विजातीय द्रव्य, तो उसके अगेंस्ट में वो रिएक्शन करता है, और वो रिएक्शन में हमारी अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट में से पैसे निकाल कर वो खर्च करके प्रतिक्रिया कर रहा होता है। तो यानी कि हम अपने पैसे खर्च करके रिएक्शन करवाते हैं मेडिसिन का, और हम समझते हैं कि हमें लाभ मिल रहा है, नहीं, तो अपनी जीवनी शक्ति डाउन करते जा रहे हो। अच्छा। डे बाय क्यों, तो रिएक्शन, जो चीज़ अब नॉर्मल है उसको तो बॉडी रिएक्शन तो करेगी ना। तो मेडिसिन सबसे लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। नेचुरल बात है वो तो, देखिए वो तो, और अगर कभी लेना भी पड़ जाए, 2 दिन ले ली, 3 दिन ले ली, बाद में छोड़ो ना भाई, फिर बाद में तो अपने जीवन को हेल्दी लाइफस्टाइल में डालो ना। तो याद रखना कि जितने एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक साइंसेस है ना, ये सब सेल्फ फीलिंग पावर के प्लेटफॉर्म पे नाच रहे हैं। अगर मैं सेल्फ फीलिंग पावर अंदर से बॉडी से निकाल दूं, तो ये एक भी मेडिसिन तुम्हारे ज़िंदगी में काम नहीं करेगी। क्यों, जब बॉडी रिएक्ट नहीं करेगी तो तुम्हारी मेडिसिन क्या काम की। ये सिद्धांत है सर। हीलिंग हमारे बॉडी पर हर तरह से रिएक्ट करती है, अगर हम उसको हील करने की कोशिश करते हैं तो हमारी जो थॉट्स होती हैं, हम जैसा सोचते हैं वही हम अपनी लाइफ में करते हैं। तो हम कैसे अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं, क्या हील इसमें वर्क कर सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने अभी बताया कि आदमी की बीमारी की जड़ें गलत खान पान, अनजाने में पराया आहार अपना लिया, इससे बीमार पड़ा। लेकिन इससे भी ज़्यादा देखिए, बीमारी का कारण कोई एक खान पान ही नहीं होता, एनवायरनमेंट भी होता है, लाइफस्टाइल भी होती है, एक्सरसाइज करना नहीं करना। पर इसमें सबसे बड़ा, अगर मैं आज के ज़माने में अगर मैं कारण कहूँगा, वो है माइंड। इसलिए जो डॉक्टरों ने कहा कि मैक्सिमम हमारी बीमारियां 95% साइकोसोमेटिक होती हैं, वो बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि हम एक एक पल माइंड से जो हम प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं ना, यानी कि, तो उससे हमारी हार्मोन्स और केमिस्ट्री या तो टॉक्सिक हुए जा रहे हैं, और यानी तो अमृतमय होते हुए जा रहे हैं। अब देखिए एग्जाम्पल, मैं अगर आपको एक गाली दे दूं या आपका अपमान कर दूं, आपका 1 सेकंड में आपका चेहरा एकदम तमतमा जाएगा या पीला पड़ जाएगा, सूख जाएगा। बिल्कुल सर। और तारीफ कर दूं, आप 1 सेकंड में पिंक हो जाओगे। तो आप जरा सोचो, 1-2 सेकंड के अंदर अंदर आपका खून सूख भी गया और 1 सेकंड में बन भी गया। पिंक होने का मतलब क्या, कि भाई खून बन गया। तो आप ज़रा सोचो, इतनी जल्दी बॉडी में केमिकल रिएक्शन होते हैं, तो आप तो 24 घंटे सुबह से उठकर शाम तक देख लो कि तुम कितनी नेगेटिव प्रतिक्रियाएं करते हो। जैसे सुबह थोड़ा सा लेट उठे, हे भगवान लेट हो गया, आज तो बहुत लेट हो गया, वो यार गर्म पानी नहीं हुआ अभी तक, अरे यार चाय नहीं बनी मेरी अब तक, वो यार ट्रैफिक बहुत जाम है यार, वो मेरे बॉस को फ़ोन करना था, अरे यार वो काम करना था, अरे यार मतलब अरे उसके पैसे नहीं आए अभी तक में यार। तो आपके दिमाग में अगर आप पूरे दिन भर में देखोगे ना, तो 70-80% यू आर ऑल द टाइम इन ए नेगेटिव रिएक्शंस। आप खाली हंसते कब हो, 2-4 लोग मिल गए, एक 5-10 मिनट बात कर ली, या कोई ऐसा कोई फिल्म देख ली मान लो, तो थोड़ी सी नॉर्मल हो गए, वरना नहीं तो आप हमेशा नेगेटिवली रिएक्ट कर रहे होते हो। तो यहाँ पर अब ध्यान का मतलब वो आता है इम्पोर्टेंस, कि वाई यू वांट मेडिटेशन, कि अगर आप ऐसी बेहोशी में रिएक्शन करते रहोगे तो भैया कल बीमार और दुखी हो जाओगे। तो ध्यान करने का मतलब है साक्षी भाव, यानी कि अवेयरनेस में आना। तो अवेयरनेस से क्या होता है, देन यू विल बिकम ए चॉइस मेकर। फिर आप समझ जाओगे कि मैं अब इस बात को रिएक्ट करूं कि ना करूं, मैं ये गलत खाना खाऊं मैं ना खाऊं, आप समझे ना। तो मैं इस नियम के साथ जुड़ूं कि ना जुड़ूं, तो आप कॉन्शियस हो जाते हो। तो उससे क्या होता है, और आदमी के पास सबसे बड़ी ताकत क्या मालूम है, ही कैन चूज एवरी मोमेंट।
आप मेरे पास आए, मैंने आपको पूछा चाय पियोगे, कॉफ़ी पियोगे, नहीं जूस पियोगे कि शराब पियोगे। अब आपने क्या चुना, अब आप तैयार हो जाना उसका फल भुगतने के लिए, अच्छा बुरा जो भी है, क्योंकि यू हैड मेड ए चॉइस एट दैट टाइम। तो आपको समझना क्या मालूम है, ध्यान हमें इसलिए, ध्यान से कोई भगवान नहीं मिलने वाले, ध्यान से तुम्हारे जीवन में यू बिकम सो अवेयर एंड कॉन्शियस कि यू विल मेक ए परफेक्ट एंड गुड चॉइसेस, समझे ना। तो इस तरह से क्या होगा कि तो फिर आपका जीवन वैसे बनने लगेगा, फिर आप अनेसेसरी, और आप फिर चॉइस क्या करोगे, यार मैं इस पल को मज़े से क्यों नहीं जीऊँ, मैं संगीत में क्यों नहीं जीऊँ, मैं गा के नहीं जीऊँ, मैं आज झाड़ू भी लगा रहा हूँ, मैं गुनगुनाते क्यों नहीं लगा लूँ। तो आप है ना उस पल को आनंद में बनाना नहीं बनाना, वो आपके हाथ में हो जाएगा फिर, ये सबसे बड़ी बात है। तो मतलब रेकी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। मैं कहता हूँ इतनी बड़ी जीवन देने वाली शक्ति से आज कॉमन आदमी अनजान है, ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य बता रहा हूँ मैं। लोगों को नहीं पता, बिल्कुल भी अवेयर नहीं है वो अवेयर रेकी नहीं को है। लेकर। और इसीलिए रेकी हीलिंग फाउंडेशन जो मेरी संस्था है जी। वो आज उसने 8.5 लाख यानी कि 8.70 करीब करीब 8,70,000 लोगों को अब तक हमने रेकी सिखा दी है पूरे वर्ल्ड में। अब और वर्ल्ड वाइड हम जाते हैं। अभी मैं कनाडा से 8 दिन पहले लौट के आया, तो वहाँ पर भी काफ़ी रेकी सीखी। अभी मैं फिर अभी आते ही मैं उज्जैन इंदौर चला गया, वहाँ पर भी सिखाई। तो लोग अब सीख भी रहे हैं और बहुत यूज़ भी कर रहे हैं। अब तो खैर बहुत फैल चुकी, क्यों मालूम है, अब रेकी जो है पतंजलि यूनिवर्सिटी बालकृष्ण रामदेव जी के यहाँ पे, वहाँ पर एक 6 महीने का डिप्लोमा कोर्स विथ पैरासाइकोलॉजी एंड रेकी वो डेवलप हो चुका है ऑलरेडी। और ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में हमारा वार्ड खुलने वाला है रेकी का। हाँ जी, वो भी तैयार हो गया है, खाली स्पेस के लिए वो चल रहा है, सर्च चल रही है कि कहाँ कौन सी रूम यूज़ करें। तो आप ज़रा सोचिए कि अब धीरे धीरे, और वैसे तो वर्ल्ड वाइड मेडिकल रिसर्च भी चल रही है, सर्जन यूज़ करते हैं अपने हीलिंग में, वहाँ पे नर्सेस को सिखाया जा रहा है। लेकिन तो अब धीरे धीरे ना अब इसकी वैल्यूएशन बनने लगी है और लोग इसको समझने लगे हैं वास्तव में। तो जो जैसे कि आपने बताया सर, रेकी की जो आपने बात की, रेकी हम सबके लिए ज़रूरी है। डे टू डे लाइफ में भी हमारे लिए क्या काम करेगी रेकी? देखिए, रेकी जो है ना सिर्फ ये खाली सेल्फ फीलिंग अदर्स फीलिंग तक सीमित नहीं है। Okay. इसमें 5 तरह के लेवल्स होते हैं। ठीक है। जब हम सेकंड एडवांस लेवल में जाते हैं ना, तो हम जितने हमारी जो इंट्यूशन, थर्ड आई, सबकॉन्शियस माइंड, ये सब चीज़ें सीखते हैं। और ये भी सीखते हैं कि दुनिया में जो हम सपने देखते हैं ना, वो साकार होने के डेफिनेट लॉ क्या है, अमीर बनने के डेफिनेट लॉ क्या है, भाग्य बनने के डेफिनेट लॉ क्या है, भविष्य बनने के डेफिनेट लॉ क्या है। वो हम यूनिवर्सल लॉ को भी फिर सीखने लगते हैं सेकंड लेवल में, एडवांस लेवल में। और सबसे बड़ी बात जो रेकी खूबी क्या मालूम है, टेलीपैथी। अच्छा। जो आप यहाँ प्रेजेंटली हीलिंग कर रहे हो ना, वो आप डिस्टेंस से भी उतना ही पावरफुली 100% परफेक्टली आप हीलिंग कर सकते हो। इसका कारण क्या है, फिजिकल लेवल पर हम सब डिस्टेंस में है, लेकिन सटल लेवल पर यू आर कनेक्टेड इन द होल यूनिवर्स, यानी कि सारा ब्रह्मांड यही है और आप सब जगह पर हो ऑन सटल लेवल। ये क्वांटम फिजिक्स का लॉ है कि यू आर एवरीवेयर। तो आपका जो थॉट है ना, इट ट्रैवल फास्टर देन द लाइट स्पीड, ये तो सब जानते हैं। देखिए 1.80 के आसपास या 87 लाइट की स्पीड है, और 3.60 के आसपास जो है हमारे थॉट की गति है। तो आप ज़रा सोचिए, अभी एग्जांपल दे रहा हूँ। आपके दूर के रिश्तेदार कहाँ रहते हैं? दूर कहीं दूसरे शहर में? अभी तो सब यहीं पर। नहीं, वैसे दूर कहीं रहते हैं होंगे ना कोई? उत्तराखंड में। मैं कहता हूँ आप जाते होंगे ना कहीं। मैं कहता हूँ आप सोचो वो आपका घर उत्तराखंड वाला, तो आप अभी आपने सोचा 1 सेकंड में मन गया ना जी। तो अब हम क्या समझते हैं, ये तो मन गया, पर एक्चुअली थोड़ी गया होगा। नहीं, द मोमेंट योर थॉट गोस एनर्जी गोस, यानी कि कुदरत का नियम क्या है क्वांटम फिजिक्स का, कि वेयर एवर में माइंड गोस एनर्जी गोस देयर। तो आपका माइंड, आपने कहा चंद्रमा, तो चांद के साथ आपकी कनेक्टिविटी हो गई एक्चुअल में। हालांकि मैं इसको साइंटिफिकली प्रूव करता हूँ, मैं बताया ना, मैं साइंस के बिना काम नहीं करता कभी। तो अब आप जब किसी व्यक्ति को, मान लीजिए मैं मिस्टर आमिर को मैं हीलिंग करना चाहता हूँ, तो इन्होंने कहा मुझे सर दर्द हो रहा है, तो मैं यहाँ से बैठकर उनकी पिक्चर माइंड में लेकर आऊँगा, और मैं एक टेक्निक होती है जिसे कहूँगा कि लेट माई एनर्जी कनेक्ट विद द मिस्टर आमिर, और फिर मैं आमिर को विजुलाइज करके उसको एनर्जी सेंड कर रहा हूँ, तो आई एम एक्चुअली एंटरिंग इनटू हिज एनर्जी फील्ड। और उसके एनर्जी फील्ड में वो जो वाइब्रेशन उसके ऑरा के थ्रू आ रहे हैं,
तो मैं अगर उसको हीलिंग भेज रहा हूँ तो वो हीलिंग एग्जैक्टली अगर मैंने सर के ऊपर फोकस किया है तो सर को जा रही है, अगर लीवर को फोकस किया तो लीवर को जा रही है, ये समझ लो। और 10-15 मिनट वो जाती रहेगी और आपको प्रैक्टिकली हाथों में फील होती है कि मेरे हाथों से कोई मैग्नेटिक पुल की तरह कोई एनर्जी जा रही है और अचानक हाथ ठंडा हो गया। तो इसका मतलब है कि आपको पता चल गया कि अब उसने हीलिंग लेनी बंद कर दी है और वो डेफिनेटली अगर हीलिंग ली है तो उसको आराम मिला है। तो उसको एक्चुअल में अगर ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है तो थोड़ा परसेंटेज वाइज आराम मिला होगा, और अगर नहीं तो कई बार एक ही बार की हीलिंग से इतना वंडरफुल आराम मिलता है कि वो एक प्रकार से आप मिरेकल ही आपको लगेगा वो देख के। तो इसका मतलब है कि इसका मतलब क्या मालूम है, यूनिवर्सली we are connected with every energy of this universe by our thought and emotions। और सबसे बड़ी बात क्या है, इवन आप नॉन लिविंग को भी प्रभावित कर सकते हैं डिस्टेंस से। क्यों? everything is made of atom and every atom has an energy, so energy can communicate with the energy। तो इस तरह से क्या होता है कि टेलीपैथिकली सिर्फ हम हीलिंग ही नहीं कर सकते, अगर वो आदमी उसका माइंड गड़बड़ है, कुछ नेगेटिव हो गया हमारे प्रति, तो हम उसके ऊर्जा क्षेत्र में जाकर उसके ऊर्जा क्षेत्र में जाते हैं तो सबकॉन्शियस में घुसते, समझना। तो अगर मैं प्रोजेक्शन कर रहा हूँ कि आप मुझे प्यार करते हैं, आप मुझे मेरे लिए पॉजिटिव है, आप मुझे फेवर कर रहे हैं, तो यू कैन चेंज हिज माइंड इवन, आई एम टेलिंग यू। क्यों? यू हैव पावर टू कम्युनिकेट विथ हिम। और अगर आप कोई अगर एक एनवायरमेंटल गड़बड़ घर में वास्तु की गड़बड़ आ गई है तो यू कैन चेंज द एनर्जी ऑफ दैट हाउस ऑल्सो फ्रॉम डिस्टेंस। इवन कोई प्रॉब्लम जीवन में आ गई है तो नेचर का लॉ क्या है, हर चीज़ विपरीत का सिद्धांत, कि एवरीथिंग हैज़ एन ऑपोजिट इन दिस यूनिवर्स। तो रेकी कहती है कि भाई अगर एक 10 फीट की लकड़ी खड़ी हो गई है तो तुम 15 फीट की लकड़ी खड़ी करके उसको छोटा कर दो, ये सिद्धांत है। तो रेकी का कमाल ये है कि यू कैन क्रिएट एन ऑपोजिट एनर्जी एंड यू कैन मतलब उसकी जो इंटेंसिटी है प्रॉब्लम की वो आप ख़त्म कर सकते हो, आप बिल्कुल कम कर सकते हो। देखो क्या होता है इस संसार में, अगर एक आदमी यूँ समझ जाए कि कोई भी प्रॉब्लम होनी तो दुनिया की हर प्रॉब्लम एक समझो एक लकड़ी की तरह ही है, तो आप उसकी ऑपोजिट एनर्जी क्रिएट करो ना। मान लो आज संसार में वॉर चल रहा है, युद्ध चल रहे हैं, तो प्रेम की ऊर्जा, करुणा की ऊर्जा, मैत्री की ऊर्जा, उसका विकास करो ना, यानी कि रोशनी पैदा करो ना मैक्सिमम, अपने आप अंधेरे कम होते चले जाएंगे। तो सिद्धांत ये है कि क्रिएट द ऑपोजिट, दैट्स ऑल। तो रेकी ये सिखाती है, इसलिए रेकी अगर कोई कर गया मेरे साथ में, कम से कम वो ज़िंदगी में कभी किसी से जाके मांगेगा नहीं, किसी के पीछे भागेगा नहीं, कभी डरेगा नहीं, और भगवान से तो मांगेगा ही नहीं। जैसे लोग कहते हैं ना, हे भगवान मुझ पर कृपा कर दे, तो भगवान ऊपर से हंस के कहता है कृपा करके भेज दिया बेटा 100%, तू अपने आप पे कृपा कर। तो अल्टीमेटली ह्यूमन को अपने आप पे कृपा करनी होती है। सर लास्ट में मैं पॉडकास्ट में आपसे ये जानना चाहूँगा, जो व्यूअर्स शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने बहुत कुछ आपसे सीखा इस पॉडकास्ट में। रेकी को आपने जिस तरह से डिफ़ाइन किया और अपनी हेल्थ को लेकर भी चीज़ें आपने समझाई, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे व्यूअर्स के लिए? देखिए, आप इस जीवन में आए हो तो सबसे पहली बात तो ये कि अपनी सारी क्षमताओं को, शक्तियों की पोटेंशियल को रिकॉग्निशन करो। आप 5-10% से ज़्यादा अपनी कोई भी पावर को यूज़ करके जा नहीं पाते हो। आपकी 90% आपकी जो लाइब्रेरी ना आपको भगवान ने दी, सब ऐसे ही पड़ी रह जाती, कोई पढ़ता भी नहीं उसको। तो यूटिलाइज योर ऑल ब्रेन पावर्स, उसको डेवलप करो, जिसके साइंस है, जो किया जा सकता है। और दूसरी बात, इस दुनिया में मरते दम तक आप परम स्वास्थ्य के अंदर जी सकते हो, आप दीर्घायु को प्राप्त कर सकते हो, आप रोग दवा डॉक्टरों से बच सकते हो। तो बचो ना भाई। तो उसके लिए मैंने थोड़े कारण बता दिए, थोड़ा बहुत करोगे तो समझ ही जाओगे। और आप इस संसार में आए हो, क्यों गरीबी में जी रहे हो भैया? अरे तुम जितना चाहे अमीरी की ऊंचाई को छू सकते हो। देखिए, मैं भी एक ज़माने में बहुत गरीबी में जी गया, लेकिन थॉट बदला, माइंडसेट बदला, मेरे बिलीफ सिस्टम बदले, मेरे लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम को मैंने ख़त्म किया, तो आज कितना अमीर बनूं वो मेरी मर्जी की बात हो गई आज। फिर एक ज़माना था हम भी दुखी होते थे, तनाव में जाते थे। अब हमने समझा कि यार कोई देता नहीं है, हम लेते हैं। तो मैंने वो पेट्रोल की टंकियाँ निकाल दी, जिसके कारण बाहर की चिंगारियाँ आके आग लगाना बंद कर दी। तो मतलब आप इस दुनिया में परम स्वास्थ्य, परम समृद्धि, परम आनंद को प्राप्त करके मज़े से जीकर जा सकते हो। तो मेरा बस यही संदेश है भाई कि जीवन को बेकार मत जाने दो। मैंने एक शेर लिखा कि यूं तो जन्म हजार लिए, यूं तो जन्म हजार लिए, एक और जन्म लिया तो क्या।
जिस दिन जागा तभी जन्मा मैं, अंधा बनकर जिया तो क्या। वाह, बहुत बहुत शानदार। शानदार। तो भाई ये कब तक अंधे बने रहोगे, कितनी सदियों तक, अब तो जागो भाई। बस यही मेरा संदेश है। इस पॉडकास्ट को देखकर लोग सच में जागेंगे सर, और उनकी लाइफ में बहुत बदलाव आएगा। चलो, मेरे थैंक्स फॉर कमिंग सर, आप आए इस पॉडकास्ट में, इतनी अच्छी जानकारी आपने दी। थैंक्स मुझे फॉर बिलियन 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 रुपीस मिल जाएंगे अगर लोग जाग जाएंगे तो। बिल्कुल मैं सर, इतना खुश हो जरूर जाऊंगा। जागेंगे इस पॉडकास्ट से। बिल्कुल थैंक यू सर, सर, आप- नमस्कार सर। चलिए, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं सबके लिए। तो इस पॉडकास्ट में आपने देखा किस तरह से हमने रेकी को लेकर बात करी, कैसे रेकी हमारी लाइफ को बदल सकती है, और जो हमारा लाइफ स्टाइल है उसको हमें कैसे बदलना है, इस पॉडकास्ट में आज हमने जाना। जो हम खाना खा रहे हैं क्या वो सही है हमारी हेल्थ के लिए, वो भी आज हमने जाना। तो आपको कैसा लगा पॉडकास्ट, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको सर से किसी भी तरह की कोई वर्कशॉप में हिस्सा लेना, तो आपके सामने नंबर है, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप इन नंबरों पे कॉल कर सर के वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हीलिंग अगर आपने सीख ली तो आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हैं। हीलिंग में वो पावर है कि उसको आपने अगर अपनी लाइफ में उतार लिया तो आप जीवन में कभी परेशान नहीं रहेंगे। तो पॉडकास्ट में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।